Welcome everyone. Today we are going to start our new chapter that is called Improvement in Food Resources. And believe me, this is a very simple chapter and you will understand it very easily. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज का मतलब है वो सोर्सेज या वो रिसोर्सेज जहां से हमें फूड मिलता है। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट फूड रिसोर्स क्या है हमारे लिए, क्या लगता है आपको? स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर। ज़्यादातर फूड हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। आप सोचो वीट कहाँ से मिलता है आपको, राइस कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कहाँ से मिलते हैं? एग्रीकल्चर से। सो एग्रीकल्चर इज द बिगेस्ट फूड रिसोर्स फॉर अस। उसके अलावा स्टूडेंट्स एनिमल्स से भी हमें फूड मिलता है, सो दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ फूड टू अस। जैसे मिल्क मिलता है हमें काऊ से, मिल्क इज सच ए इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट, राइट। फिश हम डायरेक्टली खाते हैं, चिकन भी हम डायरेक्टली खाते हैं, उससे हमें एग भी मिलता है, उसको भी हम खाते हैं। सो animals are also food resource for us and obviously agriculture is a food resource to us. Now इस चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मतलब इस चैप्टर हम ये पढ़ना चाहते हैं कि इन फूड रिसोर्सेज को और इम्प्रूव कैसे किया जाए। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इन फूड रिसोर्सेज को और इम्प्रूव करने की जरूरत क्या है? जरूरत है स्टूडेंट्स। देखो बहुत दुख की बात है कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारे प्लानेट में बहुत सारे लोग हैं जो हंगर से सफ़र कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सीन है। बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को खाने को नसीब नहीं होता है। सुबह उठते हैं तो पता नहीं आज खाना मिलेगा कि नहीं। छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही बुरी बात है। तो इस हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूड जो है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है मैनकाइंड की। तो अगर फूड ही नहीं मिलेगा तो बाकी कोई चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हंगर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो उसका तरीका है बाय मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन आवर फूड रिसोर्सेज, राइट। अब स्टूडेंट देखो, ऐसा नहीं कि कुछ भी किया नहीं जा रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रीन रिवोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने और बाकी देशों की बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है। और इस प्रोग्राम का एम ये होता है कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर से जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। जैसे देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ग्रीन रिवोल्यूशन इज अ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी पुअर कंट्रीज टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन by use of modern technology, proper irrigation, improved seeds, etc. मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोग्राम में अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं। जैसे इरिगेशन अच्छा कर दिया गया। अब इरिगेशन अच्छा कर दिया गया तो ऑब्वियसली क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिलेगा तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, तो ऑब्वियसली फूड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सीड्स अच्छे यूज़ किए जाते हैं, सीड्स अच्छे यूज़ किए जाएंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज हो सके। दैट प्रोग्राम इज एक्चुअली ग्रीन रिवोल्यूशन। और इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा हुआ है स्टूडेंट्स। और सिर्फ हमारे देश को ही नहीं, बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है, उनमें फूड प्रोडक्शन बढ़ा है। फाइन, अब बात करते हैं वाइट रिवोल्यूशन की। वाइट रिवोल्यूशन एक दूसरा प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो इसको वाइट रिवोल्यूशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मिल्क जो होता है वो वाइट होता है। White Revolution is a program introduced in India to increase production of milk in India. This program made India self-sufficient in production of milk. So आप देख सकते हो इंडिया में ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया गया और इसके बाद इंडिया मिल्क में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। So these programs are effective और उससे सिचुएशन इंप्रूव हुई है। Then next is Blue Revolution. तो ब्लू वर्ड जो है यहाँ पे वो वाटर को डिनोट कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि ब्लू रेवोल्यूशन में क्या किया गया होगा। वाटर से मेनली कौन सा फूड हमें मिलता है स्टूडेंट्स? फिश। तो ब्लू रिवोल्यूशन में ऐसे स्टेप्स लिए गए ताकि फिशिंग को बढ़ावा मिले, राइट। देन द नेक्स्ट इज येलो रिवोल्यूशन। येलो रिवोल्यूशन में ऐसे स्टेप्स लिए गए जिससे ऑयल प्रोडक्शन बढ़े। यहां पे नाम येलो क्यों आया है स्टूडेंट्स? क्योंकि देखो इंडिया में सबसे ज्यादा जो ऑयल यूज होता है वो है मस्टर्ड ऑयल। उसके जो क्रॉप्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, उसके फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं, राइट। इसलिए इसको येलो रिवोल्यूशन बोला गया। ऐसे और भी बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिसमें येलो कलर इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर आप सनफ्लावर की बात करो तो सनफ्लावर भी जो होता है उससे ऑयल मिलता है और सनफ्लावर येलो कलर का होता है। तो ऐसे कई सारे और भी ऑयल्स होते हैं जिसमें येलो कलर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, बट कुछ ऐसे ऑयल्स भी होते हैं जिसमें येलो कलर इन्वॉल्व नहीं भी होता है। प्लीज नोट दैट। तो येलो रिवोल्यूशन का मतलब है कि जितने भी टाइप्स ऑफ ऑयल हैं इंडिया में उन सबका प्रोडक्शन बेसिकली बढ़ाया जाए। तो आप देख सकते हैं कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स की हमने बात की यहाँ पे, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन,
ब्लू रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, इन सबसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की। लेट्स सी दीज स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। फूड गिव्स न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, आपको पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट्स मिलता है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स, और ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये हमारे ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिशन इज नेसेसरी फॉर लाइफ एंड ग्रोथ, दैट्स वाई फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो ये सारे न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलेंगे, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, इनफैक्ट हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, राइट। सोर्स ऑफ फूड, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, द मेन सोर्स ऑफ फूड इज एग्रीकल्चर। उसके बाद द सेकेंड सोर्स ऑफ फूड इज एक्चुअली एनिमल्स, जिसको हम टेक्निकली एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, या फिर उसके लिए दूसरा टर्म है लाइव स्टॉक, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें वो सारे फूड के सोर्सेज आ गए जो कि एनिमल बेस्ड हैं। सो दीज आर टू बेसिक सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। प्रॉब्लम क्या है अब फूड के साथ? देखो, इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री बट स्टिल लैक ऑफ फूड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन। बहुत अजीब सी बात है कि इंडिया को हमेशा एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री बोला जाता है, तब भी हम इतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि सारी पॉपुलेशन को फूड अवेलेबल कराया जा सके। उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फूड की जो क्वांटिटी हमें चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, इस प्रॉब्लम का? कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना जरूरी है, लोगों को भूखा तो नहीं मार सकते हम। उसका सॉल्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। कुछ आप ऐसा करो ताकि आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़े, ज़्यादा फूड आप प्रोड्यूस कर पाओ, राइट। दूसरा, एक्सेस ऑफ फूड टू पीपल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिर्फ आपको ज़्यादा फूड ही प्रोड्यूस नहीं करना है, आपको उस फूड को लोगों तक पहुंचाना भी है। आपको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना है। मान लो फूड प्रोड्यूस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, लेकिन उस फूड को खाने वाले लोग तो देश भर में रह रहे हैं, तो उस फूड को हर जगह पहुंचना पड़ेगा ना, हर सिटी में, हर टाउन में, हर विलेज में पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए राइट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, राइट लॉजिस्टिक्स बनाने की जरूरत है। सो दैट इज द पॉइंट हियर, एक्सेस ऑफ फूड टू पीपल। तो ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे भी। And the third point here is, which is very important, people should have enough money to buy food. तो फूड आपने उनके घर तक पहुंचा तो दिया, घर के बाहर तक पहुंचा तो दिया, लेकिन उनके पास enough मनी होना चाहिए ताकि वो उस फूड को खरीद के खा सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर फूड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो एनफ फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर फूड को सही चैनल से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, फिर लोगों को इतना आपको जॉब्स देने पड़ेंगे, इतना अमीर बनाना पड़ेगा ताकि वो फूड को खरीद सके, राइट। अगर आपने सिर्फ बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर दिया लेकिन लोग उसको खरीद ही नहीं पा रहे तो फायदा क्या? अगर आपने बहुत ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर दिया लेकिन लोगों तक आप उस फूड को पहुंचा ही नहीं पा रहे हो राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, तो फायदा क्या? इसलिए इफ यू वांट टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, यू हैव टू एड्रेस ऑल दीज 3 इश्यूज स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखो, बहुत अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हो सकते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप है सीरियल्स। उसके एग्जाम्पल है वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा। तो ये वो क्रॉप्स हैं जिसको खा के आपको ये फील होता है कि हाँ, आई एम डन, मेरा पेट भर चुका है, नाउ माई हंगर हैज़ बीन सेटिस्फाइड। ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं, ये फीलिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, सीरियल्स। दूसरे पल्सेज, आपको पता है स्टूडेंट्स, हिंदी में दाल ही बोलते हैं उनको, उनके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा। ऑयल सीड्स, सोयाबीन होता है उससे ऑयल मिलता है, ग्राउंड नट है उससे ऑयल मिलता है, सनफ्लावर है उससे ऑयल मिलता है, मस्टर्ड से ऑयल मिलता है। तो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स जिससे हमें ऑयल मिलता है। फिर दूसरे टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं ऑब्वियसली वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स। इनके एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है, मैंगो, बनाना, एप्पल। देन फॉडर क्रॉप, जैसे ओट्स हो गया। फॉडर क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो जनरली हम जानवरों को, एनिमल्स को खिलाते हैं। हालांकि हम ह्यूमंस भी खा सकते हैं उसको, लेकिन हम कम प्रेफर करते हैं खाना, हम एनिमल्स को ज़्यादा खिलाते हैं। तो जैसे हमने देखा था ना कि एनिमल्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फूड टू अस, जैसे काऊ हो गया, राइट। तो काऊ को भी आप कुछ खिलाओगे ना, ठीक है, चिकन को भी आप कुछ खिलाओगे तभी तो वो ग्रो करेंगे और आपको मिल्क देंगे या एग देंगे। तो उनको जो चीज़ आप खिलाते हो उसको आप बोलते हो फॉडर क्रॉप। समझ में आ रही बात? चलो अब देखते हैं कि इन सारे टाइप ऑफ क्रॉप से हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिलता है। तो सीरियल से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है। ये वो न्यूट्रिएंट है जो आपके बॉडी में जब जाता है तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, राइट। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो यू विल फील वेरी लेजी, नो एनर्जी, आप कोई काम नहीं कर पाओगे।
पल्सेस से हमें प्रोटीन्स मिलता है। प्रोटीन्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उससे बॉडी का ग्रोथ होता है। इसलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनको अपनी बॉडी और मसल्स ग्रो कराना होता है, वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाते हैं। वाइल्ड सीड से हमें फैट्स मिलता है। फैट्स भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। एक यूज ऑफ फैट का ये होता है कि वो वही काम करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट करता है, मतलब आपको एनर्जी देते हैं। उसके अलावा भी इनके कुछ कॉम्प्लेक्स रोल्स होते हैं जो कि यहाँ पर हम नहीं देखना चाहेंगे, किसी और चैप्टर में कभी स्टडी करेंगे। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स, उससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। फॉडर क्रॉप, ये तो मैंने आपको बताया कि दे आर क्रॉप्स फॉर एनिमल्स। हालांकि उनमें से कुछ चीज़ें हम भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली लोग प्रेफर कम करते हैं उसको खाना। सो फाइन, दीज वे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। नाउ विल मूव टू क्रॉप्स सीजन्स। तो देखो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं और सबको ग्रो करने के लिए अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होती है। जैसे डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस, जैसे सबको अलग अलग टाइप का टेम्परेचर चाहिए। कोई ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर डिमांड करते हैं ग्रो करने के लिए, कोई लो टेम्परेचर डिमांड करते हैं। कुछ को मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ को मॉइस्चर कम चाहिए होता है, कुछ को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ को रेनफॉल कम चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ऐसे क्रॉप्स जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, उसको आप किस सीजन में ग्रो करना चाहोगे? समर में जनरली। जिनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है उनको आप रेनी सीजन में या फिर विंटर में ग्रो करना चाहोगे। जिसको ज़्यादा वाटर चाहिए उसको आप रेनी सीजन में ग्रो करोगे। जिसको कम वाटर चाहिए उसको आप ड्राई सीजन में ग्रो करोगे। तो सब क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से उनको अलग अलग सीजन में ग्रो करना पड़ता है। जैसे और आप देखो कि डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स का मतलब है कि कितने देर तक उनको दिन में लाइट चाहिए। जैसे कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको दिन में 10 घंटे लाइट चाहिए, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको दिन में 5 घंटे ही लाइट चाहिए। तो जिनको ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सनलाइट चाहिए उनको आप समर में ग्रो करोगे ऑब्वियसली, और जिनको कम ड्यूरेशन के लिए सनलाइट चाहिए उनको आप शायद विंटर में ग्रो करोगे या रेनी सीजन में भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग सीजन्स में ग्रो करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, इस बेसिस पे इंडिया में 2 मेन सीजन्स होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। एक होता है खारिफ सीजन और दूसरा होता है राबी सीजन। राबी सीजन जो है वो नवंबर से अप्रैल तक होता है और खारिफ सीजन जो होता है वो जून से अक्टूबर तक होता है। और स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता ही होगा कि इंडिया में जून से अक्टूबर तक रेनी सीजन होता है। तो बेसिकली खारिफ सीजन वो सीजन है जब मॉनसून विंड्स इंडिया में बहुत रेन लेके आती है, और राबी सीजन ड्राई सीजन है बेसिकली। तो आप समझ सकते हैं कि इस सीजन में वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिनको ज़्यादा वाटर चाहिए, और इस सीजन में वो क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिसको कम वाटर चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो खारिफ सीजन में आप राइस ग्रो कराते हो। राइस को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। सोयाबीन ग्रो कराते हो, पिजन पी, मेज, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन खारिफ सीजन। वाई दे आर ग्रोन इन खारिफ सीजन? बिकॉज दे नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। राबी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनशीड। तो स्टूडेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो प्लीज रिमेंबर दैम, उतना डिफिकल्ट भी नहीं है इनको याद करना। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है क्रॉप यील्ड या यील्ड वर्ड का मीनिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, यील्ड का मतलब है व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ लैंड इन सेम पीरियड ऑफ टाइम। देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करो आपके पास ये फार्मिंग लैंड है, ठीक है, उससे आप 100 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हो इन 1 ईयर। अब इसी फार्मिंग लैंड से अगर आप 150 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस करने लगो इन सेम 1 ईयर, तो आप बोलोगे कि यील्ड जो है वो बढ़ गई है। सेम अमाउंट ऑफ लैंड से सेम अमाउंट ऑफ टाइम में अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो तो आप बोलोगे कि यील्ड जो है वो बढ़ गई है। या फिर आपने लैंड थोड़ी सी बढ़ाई और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी आप बोल सकते हो यील्ड बढ़ गई। लेकिन हाँ, अगर आपने लैंड 2 टाइम्स बढ़ाई और अगर प्रोडक्शन भी 2 टाइम बढ़ गया तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलोगे कि यील्ड बढ़ गई। समझ में आ रही बात? इसलिए लिखा गया था कि यील्ड बढ़ने का मतलब क्या है, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ लैंड इन सेम पीरियड ऑफ टाइम, तो हम बोलते हैं यील्ड जो है वो बढ़ी है। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स आपको? राइट। तो अब देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो 1960 से 2004 तक देखा जाए तो बहुत लंबा पीरियड है, ऑलमोस्ट 45 ईयर्स। इतने ड्यूरेशन में इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ 25% से ही बढ़ा है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड में। देखा जाए तो पीरियड जो हम बात कर रहे हैं बहुत लंबा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इंडिया में तो ऐसे भी प्राइमरीली एग्रीकल्चर ही प्रैक्टिस किया जाता था हमेशा से, तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसको और बढ़ाने का बहुत ज़्यादा स्कोप था ही नहीं। इसलिए एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में सिर्फ 25% ही बढ़ी।
लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ड्यूरेशन में जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन है, वो 4 टाइम्स बढ़ गया, 400% बढ़ गया, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देखो लैंड का इंक्रीज बहुत कम हुआ लेकिन फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम बोल सकते हैं कि यील्ड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई स्टूडेंट्स, विच इज़ एक्चुअली अ ग्रेट थिंग। और ये ऐसा क्यों हो पाया स्टूडेंट्स, उसका रीज़न क्या है? रीज़न फॉर इंप्रूवमेंट्स इन फूड यील्ड, वही हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो उसके 3 बेसिक रीजंस हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डिटेल में। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, फिर डिटेल में भी मैं स्टडी करेंगे। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, मतलब जो क्रॉप आप लगा रहे हो वो आप अच्छी वैरायटी का लो। देखो अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स हो सकते हैं, जैसे अगर आप वीट ही उगाना चाहते हो तो वीट के भी क्रॉप्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वैसे टाइप आप क्रॉप लो ना जिसमें यील्ड पहले ही अच्छा ही आना है। या फिर अगर आप कोई सीड यूज कर रहे हो तो अच्छे क्वालिटी का सीड यूज करो जिससे कि यील्ड अच्छा है। तो अगर आप राइट क्रॉप या राइट सीड सेलेक्ट करोगे तो नेचुरली आपका फूड प्रोडक्शन जो है वो बेटर होगा। सो दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स विच वाज डन इन इंडिया, जिसके कारण यील्ड जो है वो बढ़ी थी। दूसरा रीजन था क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। देखो इसका मतलब क्या है कि जब क्रॉप बड़ा हो रहा होता है, ग्रो हो रहा होता है, तो आप ऐसी कंडीशंस फैसिलिटेट करो ताकि क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। जैसे आप इंश्योर करो कि वाटर की सप्लाई एडिक्वेट हो, तो अगर वाटर एडिक्वेट मिलेगा प्लांट को तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो जब वो ग्रो कर रहा है तो आप सही स्टेप्स लो, उसको फर्टिलाइजर्स दो ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले और वो अच्छे से ग्रो कर सके। इन सब की बात हम बहुत डिटेल में आगे करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, जब क्रॉप ग्रो कर रहा होता है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसमें डिजीज लग सकते हैं जिससे कि पूरा का पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आप ऐसे स्टेप्स लो ताकि डिजीज ना लगे क्रॉप में। तो इस टाइप से 3 कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे ये यील्ड बढ़ा। पहला था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, देन सेकंड क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, थर्ड क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो अब क्रॉप वैरायटी को कैसे इंप्रूव किया गया, तो उसके लिए 3 बेसिक तरीके हैं, गुड एंड हेल्दी सीड्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट, राइट स्टूडेंट्स। एक एक करके तीनों को देखते हैं। गुड एंड हेल्दी सीड्स, ये तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि जो सीड्स हम यूज कर रहे हैं क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए वो हम अच्छे क्वालिटी के यूज करें, राइट। अच्छे क्वालिटी के सीड्स अगर यूज किए जाएंगे तो ऑब्वियसली क्रॉप अच्छा होगा, उससे प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए ताकि फार्मर्स अच्छे सीड्स यूज किए। तो सबसे पहले तो उन्होंने फार्मर्स को एजुकेट किया कि देखो अच्छे सीड्स आपको यूज करने चाहिए। फिर उन्होंने अच्छे सीड्स फार्मर्स को अवेलेबल करवाए। अगर फार्मर्स एजुकेट हो भी गए लेकिन अच्छे सीड्स उन तक पहुंचेंगे नहीं तो वो यूज कैसे करेंगे अच्छे सीड्स को। तो फार्मर तक अच्छे सीड्स अवेलेबल कराए गए ताकि वो अच्छे सीड्स को यूज करे, तो नेचुरली प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, गुड एंड हेल्दी सीड्स। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंप्रूवमेंट की। ये थोड़ी डिटेल में बात होगी क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज करो आपको वीट ग्रो करना है, ठीक है। तो अब वीट की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अगर आप मार्केट में वीट खरीदने जाओगे तो आपको अलग अलग वेराइटी के वीट मिलेंगे। हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी आप उनमें डिफरेंस जो है वो नोटिस कर पाओगे। तो पॉइंट अल्टीमेटली यहाँ पे ये है कि अगर हम वीट की बात कर रहे हैं तो अलग अलग वेराइटी के वीट के क्रॉप्स हो सकते हैं। जिसे 2 एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, क्रॉप 1 एंड क्रॉप 2 उनको बोल देते हैं। तो क्रॉप 1 जो है उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसमें बहुत हाई यील्ड मिलती है और इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसमें बहुत हाई यील्ड नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 प्लांट्स इसके लगाए और 10 प्लांट्स इसके भी लगाए तो इसमें आपको ज़्यादा वीट मिलेगा और इसमें आपको कम वीट मिलेगा, राइट। तो नेचुरली आप सोच रहे होंगे कि फिर यही वाला लगाना चाहिए, ये क्यों लगाएंगे, बट इतना आसान नहीं है स्टूडेंट्स। ये जो क्रॉप है उसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि लो रेजिस्टेंस टू डिजीज, मतलब बहुत चांसेस है कि इसको बहुत आसानी से कोई डिजीज हो जाए जिससे आपका पूरा का पूरा क्रॉप ही बर्बाद हो सकता है। लेकिन इसके साथ वैसा नहीं है, हाई रेजिस्टेंट टू डिजीज, मतलब ये यील्ड तो कम देता है लेकिन इसमें डिजीज लगने के चांसेस बहुत कम है। तो आप सेफ हो, कम प्रोडक्शन होगा लेकिन होगा जरूर। समझ रहे हो बात को। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि नाउ द चॉइस बिटवीन दिस क्रॉप एंड दिस क्रॉप इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें भी कुछ प्लस माइनस है, इसमें भी कुछ प्लस माइनस है, तो कैसे आप चूज करो। देखो आइडियल सिचुएशन तो ये होती कि हमारे पास कुछ ऐसा वैरायटी होता वीट क्रॉप का जिसमें हाई यील्ड भी मिलता और हाई रेजिस्टेंट टू डिजीज भी होता, तो कितना मजा आ जाता। दोनों की अच्छी क्वालिटी उसमें होती, उसको हम यूज करते, बेस्ट होता सब कुछ। तो स्टूडेंट्स ऐसा करना पॉसिबल है बाय ए टेक्निक कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें साइंटिस्ट लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या करते हैं, वो पहले क्रॉप के सीड्स लेते हैं,
फिर दूसरे टाइप का जो क्रॉप है उसके भी सीड लेते हैं, ठीक है। फिर दोनों को मिक्स करके, साइंटिफिकली दोनों को मिक्स करके वो एक तीसरे टाइप का सीड प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आ रही बात? दोनों टाइप के क्रॉप्स के सीड्स लिए गए, फिर दोनों को कुछ साइंटिफिक प्रोसेस से गुजारा गया, जिससे एक तीसरा टाइप का सीड बनता है, जिसको हाइब्रिड वैरायटी बोला जाता है। हाइब्रिड वैरायटी क्यों? क्योंकि दो अलग वैरायटी को मिक्स करके उसको बनाया गया। और इसमें होता क्या है कि दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। तो मतलब इसकी भी अच्छी प्रॉपर्टी इस सीड में है और इसकी भी अच्छी प्रॉपर्टी इस सीड में है। तो मतलब ये जो सीड बनाए, इससे जब वीट ग्रो करोगे तो उसमें यील्ड भी हाई होगी और डिजीज लगने का खतरा भी बहुत कम होगा स्टूडेंट्स। तो हो गया ना जो आप चाहते थे। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसी टेक्निक बहुत यूज की जाती है, इससे अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर इसके हेल्प से क्रॉप उगाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी विद गुड प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द क्रॉप्स। आई होप यू गेट दिस। अब बात करते हैं हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट की। देखो ये भी बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस होता है। तो देखो क्या होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। जैसे आप देखो, मैं आप सबको समझाता हूँ। मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। क्या? जैसे मेरी एक पर्टिकुलर हाइट है, मेरा एक बॉडी स्ट्रक्चर है, मेरा एक कॉम्प्लेक्शन है, मेरा बात करने का एक स्टाइल है, राइट। मेरी आंखें एक पर्टिकुलर टाइप की हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मेरी कैसे डिसाइड होती हैं? मेरे बॉडी के अंदर जीन्स हैं, वो जीन्स डिसाइड करते हैं कि मेरी ये प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए। जैसे आपके लिए ये प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हो सकती है, आपकी हाइट थोड़ी अलग हो सकती है, आइज थोड़ी अलग टाइप की हो सकती है, आपका कंप्लेक्शन थोड़ा अलग टाइप हो सकता है, आगे बोलने का स्टाइल अलग हो सकता है। तो आपकी वो प्रॉपर्टीज वैसी क्यों है? क्योंकि आपके अंदर जो जीन्स हैं वो आपकी उस प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहे हैं। वो मेरे जीन्स से थोड़े अलग होंगे, इसलिए आपकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग है। वैसे आपके फ्रेंड्स के लिए वो प्रॉपर्टीज अलग होंगे क्योंकि उसके अंदर जो जीन्स है वो थोड़े अलग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ी अलग है। समझ में आ रही है आपको बात? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स होते हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर आदमी है तो अगर ये टॉल है तो उसके अंदर के जो जीन्स हैं वो उसको टॉल बना रहे हैं। उनकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो आदमी टॉल हो रहा है। अगर वो शॉर्ट हो रहा है तो वो भी, अगर वो शॉर्ट हाइट का है तो वो भी अपने अंदर की जीन्स के कारण। वो अगर ब्लैक है, वाइट है, थिन है, फैट है, कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास है तो वो बिकॉज ऑफ जीन्स इनसाइड हिज बॉडी। तो स्टूडेंट्स यही चीज प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि क्रॉप्स की भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो जीन्स से ही डिसाइड होती है और ये जीन्स उस क्रॉप्स के अंदर होते हैं। तो अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो क्रॉप्स के जीन्स को ही मॉडिफाई कर देते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि साइंटिस्ट लोग जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जीन्स को अगर वो मॉडिफाई करेंगे तो क्रॉप्स की प्रॉपर्टीज भी मॉडिफाई हो जाएंगी। सिंपल है, जीन्स ही डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जैसे जीन्स वैसी प्रॉपर्टीज। तो अगर साइंटिस्ट लोगों ने जीन्स मॉडिफाई कर दिए इस क्रॉप के, तो इस क्रॉप की प्रॉपर्टीज भी मॉडिफाई हो जाएंगी। और वो जीन्स को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि क्रॉप्स की जो अच्छी प्रॉपर्टीज है वो वैसी रहें और जो उसकी खराब प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाए, राइट। तो इस तरीके से आपको बेटर क्वालिटी का सीड मिलता है। सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंप्रूवमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, इन जेनेटिक इंप्रूवमेंट जीन्स ऑफ अ क्रॉप आर मॉडिफाइड so that desired properties are retained and undesired properties are suppressed, right students? तो इस तरह से हमने देखा कि क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए 3 काम हम कर सकते हैं: गुड एंड हेल्दी सीड्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंप्रूवमेंट। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज टू बी पोजेस्ड बाय इंप्रूव्ड सीड्स, तो हमने अभी भी देखा स्टूडेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन से या फिर जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हम बेटर क्वालिटी के सीड्स बना सकते हैं, बेटर क्वालिटी के सीड्स बना सकते हैं, ठीक। तो ये जो बेटर क्वालिटी के सीड्स हम बनाते हैं उनके पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हम थोड़ा स्टडी करने वाले हैं, ठीक। हमने देखा ना स्टूडेंट्स की हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक इंप्रूवमेंट से हम नए वैरायटीज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग साइंस। तो जो नए वैरायटी के क्रॉप्स या सीड्स बन के आएंगे उनके पास क्या अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनका एक लिस्ट मैंने यहां पे लिखा है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। तो स्टूडेंट सबसे पहली जो प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे दैट इज हाई यील्ड। ये तो आप समझ ही रहे कि जो नए इंप्रूव्ड सीड है उनकी यील्ड हाई होनी चाहिए, मतलब कम क्रॉप भी लगाएं, लेस क्रॉप भी अगर हम लगाएं तो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए,
सही है, प्रोडक्शन हाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इंप्रूव्ड क्वालिटी। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जैसे कि मान लो राइस है, पल्सेज है, या जो भी फूड हमें फाइनली मिल रहा है उन क्रॉप्स से, वो इंप्रूव्ड क्वालिटी के होने चाहिए, वो ज्यादा अच्छे होने चाहिए। अब ज्यादा अच्छे होने का मतलब होता है कि उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, ज्यादा प्रोटीन्स हो, ज्यादा विटामिन हो, ज्यादा मिनरल्स हो। सही बात है। तीसरा पॉइंट है बायोटिक रेसिस्टेंस। अब ये बायोटिक रेसिस्टेंस क्या होता है? बायोटिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको स्टूडेंट्स बायोलॉजी में बार बार देखने को मिलेगा। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, और ए बायोटिक वर्ड भी होता है एक, वो भी बार बार देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब कोई क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स के कारण उसको फेस करनी पड़ रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो नॉन लिविंग थिंग्स के कारण उसको फेस करनी पड़ रही है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिम्स के कारण कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है? जैसे डिजीजेस। ठीक है, जैसे किसी भी क्रॉप में डिजीज हो सकता है ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या ड्यू टू इंसेक्ट्स। हमारी बॉडी में भी यही होता है स्टूडेंट्स, हमें भी बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या इंसेक्ट्स। वैसे क्रॉप्स को भी डिजीज हो सकते हैं, वैसा हो गया तो क्रॉप खराब हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है डिजीज वाली, वो तो आप देख सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कारण है ना। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के कारण भी क्रॉप्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि ड्रॉट, सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंड है, फ्रॉस्ट है, वाटर जम गया कहीं पर, तो उसके कारण हो सकता है प्लांट खराब हो जाए। सैलिनिटी मतलब एक्सेस सॉल्ट है, मतलब प्लांट जहां पे लगा हुआ है वहां का जो वाटर है उसमें एक्सेस सॉल्ट है, तो इसको बोलेंगे सैलिनिटी। तो ये सब टाइप की अगर प्रॉब्लम प्लांट को फेस करनी पड़ रही है तो वो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है। सही है ना स्टूडेंट्स? ठीक। तो बायोटिक रेसिस्टेंस होने का मतलब है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली प्रॉब्लम है उसको फेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए क्रॉप्स में। ठीक है, रेसिस्टेंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। बायोटिक रेसिस्टेंस का मतलब है रेसिस्टेंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, मेनली डिजीजेस। ठीक है, सही है ना? अगर जो हमारे पास क्रॉप है उसके पास डिजीजेस से फाइट करने की शक्ति है तो अच्छा है, उसमें डिजीज आसानी से नहीं होंगे। ए बायोटिक रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, ये भी सही बात है। रेसिस्टेंस टू प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन लिविंग थिंग्स लाइक ड्राउट, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एक्सेट्रा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो क्रॉप्स हमने बनाए हैं वो हर टाइप की प्रॉब्लम्स में सरवाइव कर सके, हर टाइप की प्रॉब्लम से फाइट कर सके, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक प्रॉब्लम हो। ठीक, द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, लेस मैच्योरिटी ड्यूरेशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अगर कोई क्रॉप 2 महीने में ही ग्रो कर जाता है तो अच्छी बात है ना, और मान लो 5 महीने में ग्रो करता है तो बहुत अच्छी बात नहीं है। 2 महीने में ग्रो करा तो हम बोलेंगे लो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसका। ठीक है, तो उससे क्या फायदा है? लेस कॉस्टिंग, ऑब्वियसली 2 महीने तक ही उस क्रॉप की सेवा करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी सिर्फ 2 महीने के लिए, तो कम कॉस्टिंग आएगी। सही है, एंड मोर राउंड्स ऑफ क्रॉप्स, ये और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो 2 महीने में ही वो क्रॉप रेडी हो गया तो अब 2 महीने बाद आप कोई दूसरा क्रॉप लगा सकते हो। ठीक है, अगर 5 महीने में क्रॉप रेडी होता है तो 5 महीने तक आप कोई दूसरा क्रॉप नहीं लगा सकते हो। ठीक, अगर कोई क्रॉप 2 महीने में रेडी हो रहा है तो 5 महीने में तो आप उसको 2-3 बार ग्रो कर लोगे ना। ठीक है, तो मोर राउंड्स ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ठीक है, तो हम चाहते हैं लेस मैच्योरिटी ड्यूरेशन हो, जल्दी से जल्दी सीड लगाने के बाद क्रॉप ग्रो हो जाए और उसमें फूड हमें मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर वाइडर एडेप्टेबिलिटी। अब देखो दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। अब हमने ये देखा है कि जो क्रॉप्स होते हैं उनको डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं ग्रो करने के लिए, डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए, कुछ को लो टेम्परेचर चाहिए, कुछ को हाई रेन चाहिए, किसी को लेस रेन चाहिए। ठीक, लेकिन अच्छा तो ये हो ना कि क्रॉप जो है वो किसी भी सिचुएशन में ग्रो कर ले। ठीक है, कोल्ड है उसमें भी ग्रो कर जाए, हीट है उसमें भी ग्रो कर जाए, रेनी सिचुएशन है उसमें भी ग्रो कर जाए।
तो अच्छा होगा उस क्रॉप को हम कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो वही है वाइड एडेप्टिबिलिटी, हर सिचुएशन में वो अडेप्ट हो जाए। ठीक है। द सेवेंथ प्रॉपर्टी, जो लास्ट वन है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि बेटर क्रॉप्स के पास होनी चाहिए, दैट इज डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। देखो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स का क्या मतलब होता है? एग्रोनॉमिक ट्रेड्स का मतलब होता है कि प्लांट्स की हाइट कितनी है, ठीक है, प्लांट्स में ब्रांचिंग कितनी हुई है, ज्यादा ब्रांचेज हैं, कम ब्रांचेज हैं, ठीक है, उसके लीव्स कैसे हैं, ठीक है, ये सब टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको एग्रोनॉमिक ट्रेड्स या एग्रोनॉमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो फोडर क्रॉप ग्रो कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, फोडर क्रॉप जो होता है वो एनिमल्स के लिए ग्रो किया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो फोडर क्रॉप्स के पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो टॉल हो और उनमें ज्यादा ब्रांचिंग हो, ठीक है, टॉल हो और ज्यादा ब्रांचिंग हो, तो एनिमल्स उसको आराम से खा पाएंगे और ज्यादा टाइम तक खाएंगे। छोटे होंगे तो तुरंत खत्म हो जाएंगे ना, राइट। लेकिन सीरियल्स हो, सीरियल्स जैसे राइस के हो, वीट के हो, क्रॉप हो, तो वो छोटे होने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए। क्यों छोटे होने चाहिए? क्योंकि क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो कि ये क्रॉप होगा, ठीक है, और मान लो एक बड़ा क्रॉप होगा राइस का, ठीक है, राइस की बात करते हैं, ठीक, और उसमें राइस भी होगा यहां पे ऐसे। तो देखो जब क्रॉप बड़ा होगा तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है क्रॉप को बड़ा करने में ही यूज हो गए। मोर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। यहां पर प्लांट के ग्रोथ में कम न्यूट्रिएंट यूज हुआ और यहां पर प्लांट के ग्रोथ में ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हो कि प्लांट के ग्रोथ में ही अगर ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज हो गया है तो जो राइस है उसमें लेस न्यूट्रिएंट होंगे, राइस में जो है वो लेस न्यूट्रिएंट्स होंगे। सही बात है ना। तो ये अच्छी क्वालिटी का राइस नहीं होगा, ठीक है। क्यों अच्छी क्वालिटी का राइस नहीं हुआ? क्योंकि ये क्रॉप जो है बहुत बड़ा है, तो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसको बड़ा करने में ही चले गए, तो राइस के जो ग्रेन्स हैं उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर प्लांट के ग्रोथ में ज्यादा न्यूट्रिएंट खर्च नहीं हुआ, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो राइस में होगा, मोर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसलिए सीरियल्स जो होते हैं जिसमें राइस और व्हीट वगैरह मिलता है वो छोटे होने चाहिए। तो इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वही लिखा गया डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक न्यू वैरायटी के पास, जो न्यू वैरायटी हम क्रिएट कर रहे हैं क्रॉप की उसके पास। क्या एक बार रिवाइंड कर लेते हैं? हाई यील्ड, इंप्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक रेसिस्टेंस, एबायोटिक रेसिस्टेंस, लो मैच्योरिटी ड्यूरेशन, wider adaptability and desired agronomic traits.